कल क्या पढ़ा था बच्चों, जल्दी से बता दो। लास्ट लेक्चर में क्या क्या पढ़ लिया था अपन? कुछ नहीं बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एक्चुअली में अपन को पढ़ना जो है ना, एक्चुअली में वो क्या है बच्चों? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। कल मैंने बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में काफ़ी सारी बातें करी थी। देन आफ्टर उसके लिए एक प्रैक्टिकल वीडियो भी अपलोड किया था। तुम सबने कभी इस पर नज़र डाली है कि थोड़ी बहुत? मेरे ख्याल से नहीं डाली होगी, तो आज जाके ढाल लेना। मैंने एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर कुछ छोटा सा एक सामान्य ऐसा शॉर्ट वीडियो बनाया है और उस पर अपलोड कर दिया है कि मैग्नेट और सेल से मिला के मैग्नेटिक फील्ड का कैसे यूज़ किया जाता है और इससे क्या बनाया जाता है। मेरे ख्याल से वीडियो देखने के बाद तुम्हारे और दिमाग के तार खुल जाएंगे। इस चैप्टर को लेके बहुत एंटरटेनमेंट तुम्हारे अंदर उछलेगा। लेकिन फिर भी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को पढ़ाने के लिए अपन ने पिछले 2 लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? क्या इससे रिलेटेड कुछ पढ़ा था क्या? नहीं, अपन ने केवल क्या पढ़ा था बच्चों? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट, सम सेलिएंट फीचर ऑफ मैग्नेट और टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ऐसे बोल सकते हैं क्या अपन? ये पढ़ना बहुत, और कुलाम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, सही बात है कि नहीं है? ये पढ़ना इसलिए जरूरी था क्योंकि ये छोटा मोटा थोड़ा थोड़ा काम आता रहेगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के अंदर, सही बात है कि नहीं है? तो अगर तुम इस लेक्चर पे और एंटरटेनमेंट और अच्छे से देखना चाह रहे हो तो तुम्हें पहले 2 लेक्चर और अच्छे से आने चाहिए, ठीक है ना? तो जो भी व्यूअर है बच्चों, अगर तुम आज ये लेक्चर फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो तुम्हें वो दोनों लेक्चर देखने बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि तुम वो देख के नहीं आओगे तो तुम्हें ये समझ में नहीं आएगा, समझ में तो सब आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज अपन मान लेते हैं कि मैंने कल स्टार्ट क्या करा था, कोई बता सकता है? मैंने एक करंट कैरिंग वायर ली थी क्या बच्चों? मेरा क्वेश्चन तुमसे ये था, क्या मैं यहाँ पर आ रहा हूँ क्या इधर तक चलेगा? तो आधा आते हुए मैं पूछ रहा हूं तुमसे कि क्या ये वायर जो है वो चार्ज्ड है क्या? इज दिस वायर इज चार्ज्ड मटेरियल? नहीं। चार्ज मतलब इस पर क्या पॉजिटिव चार्ज है क्या? नहीं। क्या इस पर नेगेटिव चार्ज है क्या? नहीं। क्या इसके अंदर चार्ज फ्लो कर रहे हैं क्या? कल जाते जाते प्रश्न पूछ के गया था, फिर वीडियो का अंत कर दिया था। प्रश्न क्या था बताओ? इसके यहाँ पर चार्ज पटक दिया। फिर क्या पूछा था मैंने? अगर ये प्लस क्यू चार्ज करंट की वजह से ऐसे मान लो फ्लो हो रहा है और ये ऑब्वियस बात है कि इसके सामने तो आया ही होगा, तो इनके बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन हुआ क्या? ये मेरा क्वेश्चन था। तुम्हें क्या लगता होगा क्या? चार्ज के सामने चार्ज आ गया। तुम्हें पता है जब चार्ज के सामने चार्ज आता है तो हमें पता है कौन सा फॉर्मूला लगता है? Q1 और Q2 के बीच में K Q1 Q2 अपॉन, आवाज नहीं आई बच्चों? तो F बराबर ये फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला कहलाता है बच्चों? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है क्या ये? स्टेशनरी चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स कहलाता है क्या ये? चार्ज को स्टेशनरी रखना बहुत जरूरी है क्या ये? हाँ या ना? मतलब चार्ज रेस्ट पे है तभी तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक, वर्ड पे गौर करना बच्चों। क्या बोला मैंने? स्टैटिक। तो स्टैटिक मतलब स्टेशनरी पोजीशन बनाए रखते हैं। दैट मीन्स मान लो कि एक चार्ज है Q1 पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज है Q2 पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। ये दोनों एक दूसरे के पास आना चाह रहे हैं, अरे हाँ या ना? तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं तो इनके बीच में कूलम्ब फोर्स लगता है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ये तुम्हें याद होगा जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करा था तब मैंने बोला था कि जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, जब चार्ज मोशन में हो जाता है उसे मैग्नेटिज्म कहते हैं। क्या यहाँ पर चार्ज मोशन में है क्या? तो यहाँ पर चार्ज को रखने से इन चार्ज की वजह से कोई भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नाम की कोई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि ये चार्ज मूविंग है और ये चार्ज स्टेशनरी। समझ में आ गया? तो ऐसा किया गया कि भैया चार्ज को सामने रखा गया और एक्सपेरिमेंट करते गए कि भैया ये कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। तो जो साइंटिस्ट थे वो बार बार ये एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं। कभी चार्ज को यहाँ रख दिया, कभी चार्ज को यहाँ रख दिया, और उन्होंने काफ़ी सारे ऑब्जर्वेशन नोट किए कि यार होता क्या क्या है। तो तुम्हें एक चीज़ तो पता चल गई कि एक मूविंग चार्ज है, करंट कैरिंग वायर मतलब मूविंग चार्ज है, और स्टेशनरी चार्ज है। इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। मैं स्पीड में तो नहीं बोल रहा, सही है? मतलब अगर ये स्टेशनरी चार्ज है और एक मूविंग चार्ज है तो इनके बीच में कोई किसी प्रकार का कोई इंटरेक्शन नहीं होगा। अब जो साइंटिस्ट था उसको गुस्सा आ गया, रात को पी खा ली। उसके बाद
अब गुस्सा आता, तुम्हें पता है साइंटिस्ट की खास बात, जब कोई चीज़ प्रूफ नहीं होती ना तोड़ फोड़ चालू कर देते हैं। सैल्मन भाई तो ये जो चार्ज है ये पड़ा था चुपचाप से, साइंटिस्ट आया रात को गुस्से में, कुछ नहीं दिखा रहा तू, और उसको लात मार दी। क्या कर दिया बच्चों? लात मार दी। तो चार्ज क्या मोशन में आ गया क्या? तो इसको कैसे जाना चाहिए था? स्टेट, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि चार्ज सीधे स्टेट में कैसे जाता है? जब उसको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है कि नहीं? तो मैंने तो सिर्फ लात मारने का एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं उसको बदनाम करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। कि ये चार्ज पर जैसे लात मारी तो उसको कैसे जाना चाहिए था? स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये गया कैसे? कर्व पाथ। कोई भी चार्ज हमेशा सीधा मोशन करता है बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हमेशा कौन से इन्फ्लुएंस में रहता है वो? ये सीधा नहीं गया, कैसे गया? ये कर्व में गया। कर्व में गया मतलब इसका इन्फ्लुएंस इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं है, कोई दूसरा फील्ड है जो दिख भी नहीं रहा है। अब फील्ड की बात करते हैं तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए फील्ड की अपन बात करते हैं तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स के लिए जो फील्ड होता है वो 3 टाइप का होता है। पहला, अरे हाँ या ना, दूसरा, तीसरा, अरे समझ में आ गया? ये 3 ही है नेचुरल फोर्स या नेचुरल फील्ड, जिसकी वजह से कोई भी इन्फ्लुएंस हो सकता है विदाउट एनी कॉन्टेक्ट। ऐसा थोड़ी है कि कोई जा रहा है और सरदार जिसको पकड़ के इधर ले गए हैं कि बोले चल रहे तो थोड़ा लात मार दी, मेरे साथ चल, तेरे को ऐश करवाऊंगा, ऐसा थोड़ी होगा। ये किसी ना किसी नेचुरल फील्ड के इंप्रेशन में आया होगा। दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज हमेशा स्ट्रेट लाइन मोशन करता है। कौन सा मोशन करता है? फोर्स कैसा लगता है? अरे समझ में आ गया? इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इन्फ्लुएंस में तो नहीं है, किसी और के इन्फ्लुएंस में है। और ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये मास नहीं है, चार्ज है। ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस तभी पता लगता है जब मास होता है। तो ना तो ग्रेविटी है ना तो, अब चेक करने के लिए क्या बचा? तो क्या करा? इस चार्ज को हटा दिया भाइयों और बहनों, और इस चार्ज की जगह क्या रख दिया बच्चा? लाके मैग्नेटिक निडल लाके रख दी। कंपास मान लो, है कि नहीं? क्योंकि मैग्नेट को, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके लिए मैग्नेट को ही सामने लाना पड़ेगा। तो जैसे कंपास को लाया और आई की वैल्यू जब 0 थी तो इसमें नो डिफ्लेक्शन। सही बात है? ठीक है, मैं नीचे वाला मिटा रहा हूं बच्चों। फिर करंट फ्लो करवाया तो डायरेक्शन बिकम दिस। डायरेक्शन कैसी होगी बच्चों? ऐसी होगी। और करंट फिर फ्लो करवाया तो डायरेक्शन कैसी हो गई? इससे क्या बताना चाह सकते हो? कि डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में डायरेक्शन चेंज करते ही, करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते ही, क्या डिफ्लेक्शन पहले जो ऐसा हो रहा था वो ऐसा हो गया क्या? क्या इसका मतलब 100% वहाँ पर ये प्रूफ हो गया है कि ये मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आ गया। करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस कर रही है। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को फुलफिल, एक फ्लैश मिला, ठप्पा मिला कि हाँ बात बिल्कुल सही है। फिर साइंटिस्ट ने अपनी सारी बुरी आदतें छोड़ी, फिर उसका नाम सामने आया जिसका नाम था बच्चों ऑरस्टेड। अब तुम्हारी एनसीईआरटी की मैं बात करूं तो एनसीईआरटी में ये कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों तुम्हें। इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। तो कंपास, याद है मैं क्या बना रहा हूं? ये बनाया हुआ है पहले भी अपन ने कि लेक्चर नंबर 1 में मैग्नेटिक निडल। ठीक है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्या? नो डिफरेंस। इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्या? ऐसे हो रहा है क्या? तो इसकी डिफ्लेक्शन आ गया क्या मैग्नेटिक निडल के अंदर? इसमें करंट कैसा फ्लो हो रहा है? उल्टा फ्लो हो रहा है क्या? डायरेक्शन रिवर्स करते ही मैग्नेटिक निडल की डिफ्लेक्शन भी क्या हो गई बच्चों?
रिवर्स हो गई। इस पूरे एक्सपेरिमेंट को क्या बोलते हैं बच्चों? ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट। क्या कहते हैं बच्चों? ओरिस्टेड एक्सपेरिमेंट के साथ इसमें ये बोला गया कि करंट कैरिंग वायर हमेशा करंट कैरिंग वायर ऑलवेज, सही लिखा है क्या मैंने? ऑलवेज फॉर्म्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड फोर्स टू क्या ये लाइन समझ में आई बच्चों? लास्ट वाली मैंने जो लिखी है, तुम्हें पता है लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई भी बॉडी, चार्ज है, चार्ज का मास तो है ना बच्चों, ऑब्वियस बात है। इसका मतलब कोई भी बॉडी अगर मोशन में तो वो मोशन में रहेगी, कोई भी बॉडी स्टेशनरी तो वो स्टेशनरी रहेगी। अगर कोई भी बॉडी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन कर रही है तो वो पर्टिकुलर डायरेक्शन मोशन करेगी। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है इनर्शिया पोजीशन का इनर्शिया, मोशन का इनर्शिया, डायरेक्शन का इनर्शिया, है कि नहीं बच्चों? और एक रोटेशन का भी इनर्शिया होता है, लेकिन अपन तो डायरेक्शन की बात करते हैं। तो कोई बॉडी अगर किसी डायरेक्शन में जा रही है तो उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स एसोसिएट करना पड़ेगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड देन मैग्नेटिक फोर्स टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ क्यू। क्या ये लाइन समझ में आई क्या? यहाँ पर चार्ज क्या ऐसे हो जाता है क्या? समझ में आ गई चीज? इसे कहते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब करंट से कौन सा इफेक्ट आ गया? अब सोचो बच्चों कि मैग्नेट आ गया, इसका मतलब करंट से किसी की डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। मतलब करंट देने से डायरेक्शन चेंज की जा सकती है। डायरेक्शन चेंज करना मतलब फोर्स मिलना, फोर्स मिलना मतलब मैकेनिकल एनर्जी मिलना। तो करंट से मैकेनिकल एनर्जी में इंटरचेंज किया जा सकता है बाय द मीन ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसका सीधा साधा एग्जांपल है मोटर। मोटर का काम है इलेक्ट्रिक करंट उसमें दो आप बैटरी लगा के, तो मोटर घूमने लग जाती है। घूमते ही उसके चारों तरफ पंखे लगा दो, प्रोपेलर्स, तो वो अपन को हवा देने लग गया। तो क्या इलेक्ट्रिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो गई क्या? और इसके बीच में यूज़ किसका हुआ? मतलब करंट से अपन मैग्नेट का यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी बना रहे हैं क्या? एग्जाम्पल दो मुझे बहुत सारे ऐसे जिसमें करंट को यूज़ करके या इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके काइनेटिक एनर्जी बनाई जा रही है, बताओ। पंखे वाला मैंने एक एग्जांपल दे दिया, तो थोड़ा तुम भी बताओ। ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट कैसे? हाँ, ये हो सकता है कि ट्यूबलाइट बैठे बैठे तुम्हारे मुंह पे पड़ जावे आके। काइनेटिक एनर्जी का मतलब समझते हो बेटा? काइनेटिक एनर्जी तुम इतना अंदर चले गए माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। पार्टिकल्स होते हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि करंट देते ही अपन को मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में, या छोड़ो जो भी मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? पंखा मैंने एक एग्जांपल दे दिया, और कुछ एग्जांपल पूछना चाह रहा हूँ, बस बताओ। इंजन किसका? कार का। जो इलेक्ट्रिक कार होती है, इलेक्ट्रिक बाइक होती है, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट जो भी है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं। और तुमने हेयर ड्रायर नाम सुना है? देखा भी है गरीबों को भी? ओ देखा है, मतलब अमीर हो तुम सब। तो उसमें करंट सप्लाई हुआ, लेकिन तुम्हें गर्म हवा मिलती है या जो भी है, तो दैट मीन्स मैकेनिकल एनर्जी मिल रही है कि नहीं मिल रही तुम्हें करंट को यूज़ करके? मोटर हो गया, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर, दोनों में डिफरेंस बताओ। इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर, दोनों में डिफरेंस बताओ। आवाज़ थोड़ी तेज। इतना टाइम लगाऊंगा ना बच्चों, बेइज्जती हो जाएगी तुम्हारी, क्योंकि ये अपलोड करूंगा मैं। तो बताओ भाई। अबे मैग्नेटिक एनर्जी कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में चेंज करा, ये मैंने बता दिया। मोटर ही हो गया। जनरेटर, जनरेटर कभी देखा है? शादी पार्टी के बाहर बड़बड़ करता रहता है, चुपचाप नहीं रहता, फड़फड़ करता रहता है गाड़ी घोड़े। वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है। मतलब करंट से मैकेनिकल एनर्जी बन रही है क्या? और मैकेनिकल एनर्जी से जनरेटर क्या बना रहा है? इससे कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन।
मैग्नेट के इंडक्शन से इलेक्ट्रिसिटी मिलना, EMI द नेक्स्ट चैप्टर। तो दोनों चैप्टर क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो गए क्या? अपन अभी पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, अगला चैप्टर क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दोनों को मिला देंगे मिल जाएगा AC। इसलिए तीनों चैप्टर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। क्या मेरी कहानी घुस रही है क्या दिमाग में? क्या स्टोरी पता चल रही है क्या? तो अपन इसी सीक्वेंस के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले ये नोट कर लो बच्चों जल्दी से। पानी देना बेटा। बात न मानू रिवाज न मानू, मैं ते ठहरा सादा बंदा, बेचारा दिल में आ मेरा दिल तुझसे ही पूछता रहता है, आवारा दिल मेरा, मेरा दिल तुझको ही ढूंढता रहता है। इसमें देखना बेटा फॉन्ट दिख रहेगा सही? इतना ज़्यादा कैसे भर दिया मैडम ने? 12 बजा दी ना। प्रीत न मानू रिवाज न मानू, मैं ते ठहरा सदा बंदा, बेचारा। गल क्यों नहीं थे बेटा तुम? ठीक है चले बच्चों आगे चले। अब अपन क्या करेंगे बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, मतलब एलोन मस्क को निकालेंगे अपन, है ना। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इसको एक और चीज लिख लो बच्चे तुम, मिटा दो सारा, ऐसे तुम सामने ध्यान नहीं दोगे। मैं चाहता हूं सारा टेंशन अपन पे ही रहे। किस पे बच्चों? अपन पे। ठीक है भैया। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए सबसे पहले कौन उठा बच्चों? बायोट सावर्त लॉ। लॉ है जैसे स्नेल्स लॉ, पाइथागोरस लॉ, बायो सावर्ट्स लॉ, एक्सेप्ट करना पड़ेगा, होता है लॉ।
कूलम्ब्स लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ एक्सेप्ट किया, इसको भी एक्सेप्ट करेंगे। क्या करना है देखना, करंट कैरिंग वायर ले लिया अपन ने, कितना करंट बह रहा है इसमें बच्चों, कैपिटल आई लिखूँ या स्मॉल आई लिखूँ? अपन अभी तक क्या लिखते हुए चल रहे थे? अपन अभी तक क्या लिखे थे? तो अब लिखेंगे क्या? स्मॉल आई ही लिखेंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक छोटा सा एक एरिया ले लेता हूँ, कितना है बच्चों? करंट तो आई बह रहा है, डीएल मान लो कि इसकी लेंथ करंट वायर की, कंडक्टिंग वायर की, और यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस पर थीटा एंगल बनाते हुए एक पॉइंट पी ले लिया, जहाँ पर अपन को क्या निकालनी है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड। इसमें मैं लिख देता हूँ बच्चों, ये जो निकाल रहे हैं अपन, ये करंट कैरिंग वायर के लिए निकाल रहा हूँ मैं। किसके लिए निकाल रहा हूँ बच्चों? करंट कैरिंग वायर। ये आर डिस्टेंस होगी क्या बच्चों? ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ना इस छोटे से एलिमेंट्री के लिए, वो डी भी होगी। इसे अपन क्या बोलेंगे? स्मॉल अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डेल एल। समझ में आया? तो इसका फॉर्मूला है डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर साइन थीटा। क्या होता है बच्चों? आर साइन थीटा। और डी बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, अरे अरे सिर्फ साइन थीटा लिखो, आर स्क्वायर। इन सबको कंबाइन लिखता हूँ मैं, तो बताओ डी बी इज इक्वल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा क्या? यार बच्चों नई नई चीज़ आ गई, जैसे Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर आया था, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ Q1 Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो है, बस वहाँ चार्ज होते थे, चार्ज नहीं होंगे। आई मतलब करंट सप्लाइड, जितना ज़्यादा करंट देंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। डीएल, डीएल मतलब डीएल छोटा से लिया है, ज़्यादा बड़ा लेंगे तो ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। साइन थीटा क्या कहता है? साइन थीटा की बात तुम्हारे दिमाग में ही घुस रहा होगा। साइन थीटा इसलिए आया क्योंकि बच्चों ये देखो, जहाँ एंगल बनता वहाँ कोस थीटा, जहाँ नहीं बनता वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कभी वायर पे नहीं मिलेगा, वायर से दूर मिलेगा। तो कोस थीटा वाला कंपोनेंट लेंगे नहीं, केवल क्या लेंगे बच्चों? याद रख लोगे कि ये, तो हमारे पास ये जो डी बी प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाता है तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, सही है बच्चों, जिसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है बच्चों? 10 की पावर माइनस का 7। क्या ये टकला है क्या? क्या ये मीटर स्क्वायर हो गया क्या? क्या ये एम्पियर हो गया कि नीचे डिवाइड आके? क्या ये मीटर हो गया क्या? मीटर से मीटर काट दूँ, टकला मीटर पर एम्पियर कल लिखवाया था मैंने, बोला सिर्फ उतार लो, बाद में बताऊंगा क्या आया। आ गया समझ में अब? तो टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर, ये क्या होती है? इसकी यूनिट होती है। किसकी यूनिट होती है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसको क्या लिखते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अगर मैं म्यू नॉट की वैल्यू पूछूं तो केवल 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस का 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। बोलो समझ में आया क्या बच्चों? कोई परेशानी वाली बात? अगर इसी के अंदर में डी बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर को मैं अगर वेक्टर फॉर्म में लिखता हूं, क्या आर का मल्टीप्लाई वो डिवाइड करना पड़ेगा क्या? एक्चुअली में ऐसा नहीं करना पड़ेगा, मैं इसको आर कैप लगा दूं, अब चलेगा? नीचे आर स्क्वायर ही रहना तो चलेगा। तो डी बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर है। वैसे तो दोनों होती है सर, लेकिन अपन यहाँ पर स्केलर लेंगे, ठीक है ना बच्चों? बच्चा क्या? डी एल आर कैप साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, आर कैप को अंदर ले लिया तो ये बन गया डी एल क्रॉस आर कैप। क्या बन गया? हाँ बेटा बोल। आई को स्केलर लेते हैं या वेक्टर लेते हैं? टेंसर क्वांटिटी है, अपन ने स्केलर लिया है यहाँ पर क्योंकि तुम्हें पता है बच्चों क्रॉस प्रोडक्ट आना था। डीएल क्या है? लेंथ, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। आर क्या है? डिस्टेंस बिटवीन
देम है ना, वायर से डिस्टेंस, ये भी वेक्टर होगी। तो दो वेक्टर पहले से आ गए तो मेरे को क्रॉस प्रोडक्ट दोनों के बीच में एसोसिएट करना है। तीसरे वेक्टर लाने की जरूरत क्या है? अगर तीन वेक्टर आ जाते हैं ना बच्चों, जब ए बी और सी तीन वेक्टर का मल्टीप्लाई अपन ने कभी पढ़ा नहीं है। दो टाइप से होता है वैसे, एस टी पी वी टी पी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, लेकिन इसकी बात अपन करेंगे नहीं। इसमें डायरेक्ट कर सकते हैं और करंट कंसिडर एज स्केलर क्वांटिटी नॉट अ वेक्टर, क्योंकि अपन ने करंट कैरिंग वायर सिंगल लिए क्या, करंट भी सिंगल वायर में दौड़ रहा है क्या? करंट वेक्टर तब लेते हैं जब दो अलग अलग वायर में करंट टूट जाता है। यहाँ पर एक ही वायर ले रहे हैं, डायरेक्शन टूटी क्या, वेक्टर लेंगे क्या, केवल स्केलर। बोलो एक्सेप्ट है? क्या ये फॉर्मूला समझ में आया? इसी के अंदर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख दूँ काम वालो, म्यू नॉट अपॉन 4πi dl। मैं आर कैप के अंदर से वेक्टर लगा रहा हूँ और नीचे आर क्यूब हो जाएगा क्या? और ये जो फॉर्मूला मिला है, दिस इज द dv वेक्टर, और ये वाला जो फॉर्मूला मिला है कौन सा वाला, इसे dv का एक्चुअली में मैग्नीट्यूड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? मैग्नीट्यूड। और सी सुनो बच्चों, अगर मुझे b चाहिए तो क्या करना पड़ेगा रे? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अगर वेक्टर है, अगर वेक्टर नहीं है तो क्या लिख देंगे? केवल म्यू नॉट अपॉन 4πi dl r sin थीटा अपॉन, ये हटा दूँ बच्चों? तुम चाहो तो बाद में हटा देना इसको, अब ढंग से लिख दो इसको, ब्लू मार्कर से लिखूंगा इसको मैं। b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4πi dl sin थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो काम आएगा, क्योंकि अपन को टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ना कि ऐसे पार्शियल के अंदर। समझ में आ गई बच्चों? तीसरी चीज शुरू से रिपीट करूँ, क्या बड़ा ऑब्वियस बात है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़ रहे हैं अपन। क्या पढ़ रहे हैं? किसकी वजह से? करंट कैरिंग वायर की वजह से। मान लो एक कंडक्टिंग वायर लिया जिसमें से करंट कितना बह रहा है? कितना? आवाज नहीं आ रही? मैंने एक छोटा सा एलिमेंट्री ले लिया, कितना ले लिया? कितना? यहां से कितने डिस्टेंस पर पी पॉइंट लिया है जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है? बायो सावर्त ने एक लॉ निकाला, एक्सपेरिमेंट कर करके उस लॉ का फाइनल डिसीजन ये मिला है। तुम्हें मैंने कुलाम्ब्स लॉ पढ़ाया था, याद है बच्चों? कुलाम्ब्स लॉ के अंदर पहले कहानी बताई थी, गार्डन वार्डन बहुत सारी चीजें, लास्ट में फॉर्मूला तो वही निकला ना, KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्या वो गार्डन की कहानी को पूछेगा क्या तुमसे? तुमसे तो केवल फॉर्मूला पूछेगा KQ1Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसमें भी बायो सावर्त की भी थ्योरी है, काफी सारी कहानी है, लेकिन पियक करता इसलिए नहीं बताऊंगा, है ना? मैं तो इसकी बात कर रहा हूँ ना, ठीक है बच्चों? तो डीवी के लिए डायरेक्ट लॉ है कि जितना ज़्यादा करंट दोगे मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा होगा। उसने ये ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व कैसे किया? वायर के अंदर करंट दौड़ाता गया और मैग्नेट के मटेरियल को उड़ाता गया। ज़्यादा करंट बहने से ज़्यादा अच्छा दिखने लग गया मैग्नेटिज्म। समझ में आ रहा है बच्चों क्या कहना चाह रहा हूँ? अपने पिछले फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा है बच्चों, फर्स्ट लेक्चर है ना बच्चों? किसमें? फर्स्ट लेक्चर में। ओके, फिर क्या लिया मैंने? जितनी लंबी वायर होगी मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा बढ़ेगा। समझ में आ गई चीज़? फिर साइन थीटा, क्योंकि वायर पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होता है तो वायर के बाहर ही निकालना है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर टू दी वायर। क्या ले लेगा कंपोनेंट? साइन थीटा। और डिस्टेंस के ये इन्वर्स लॉ को फॉलो करता है, इसलिए मैं यहाँ पर एक नोट जरूर लिखूंगा कि इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। क्या कहता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है। समझ में आ गई चीज? इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं? ये एक्चुअली में सेंट्रल फोर्स जैसा ही, सेंट्रल इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड सब बिल्कुल वैसे ही रिलेटेड एक दूसरे से। सबको कंबाइन लिखा, कंबाइन लिखने के बाद प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, इसमें कोई दोहराई नहीं है। म्यू नॉट अपॉन 4π पहले भी आ चुका अपनी जिंदगी में, इसलिए नया नहीं है। बोलो हाँ। आवाज नहीं आई मेरे को? पक्का? चोच लो, चोच लिया, ठीक है। तो म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू क्या होती है? 10 की पावर -7। क्या होती है बच्चों? क्या? बिल्कुल। और ये टकला वाला सब आ गया। ये मैग्नेटिक फील्ड T मीटर स्क्वायर, एम्पियर, मीटर। साइन की यूनिट होती है क्या? कोई नहीं होती। आगे बच्चे बात समझ में? तो टकला मीटर 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 सब काट के ये आंसर आ गया हमारे पास। म्यू नॉट की वैल्यू निकालूंगा तो 4π से उधर जाके मल्टीप्लाई कर दूंगा। इधर आ जाओ, विदाउट वेक्टर विद वेक्टर क्या पाएगा? क्योंकि तुम्हें पता है वेक्टर क्वांटिटी बनाने के लिए पीछे क्या लगा दिया जाता बच्चों? यूनिट वेक्टर। क्या लगा दिया जाता बच्चों? ये तो अपन को पता है ना, जिससे मैंने आर कैप से मल्टीप्लाई करा कि कभी भी अपन को किसी को वेक्टर में बदलना है
तो पीछे क्या लगा दिया जाता है बच्चों? इसका एग्जाम्पल कैसे बताया था? जैसे मैंने लिखा 2 2 2 2, ये क्या है बच्चों? इनकी औकात क्या है? कल सुबह आगे देखेंगे तब भी क्या मिलेगा? मिटा हुआ मिलेगा, अगर किसी ने मिटा दिया तो। नहीं तो क्या मिलेगा? अगर पीछे लगा तो न्यूटन मीटर सेकंड, तो ये बन गया फोर्स, ये बन गया मीटर लेंथ, ये बन गया टाइम। मतलब पीछे यूनिट लगाते इनकी वैल्यू मिल जाती है, इनको इनकी कोई पहचान हो जाती है। जैसे मैं जय किशन और पीछे लगा दिया खोरवाल, मेरी पहचान, बोलो हाँ। अरे समझ में आ गई ये चीज? इसी प्रकार 2 के पीछे अगर मैं आई कैप लगा दूं तो अपन बोलेंगे ये वेक्टर है एक्स डायरेक्शन में। अगर मैं 2 के पीछे जे कैप लगा दूं ये वेक्टर है वाई डायरेक्शन में। अगर 2 के पीछे के कैप लगा दूं तो ये वेक्टर है जेड डायरेक्शन में। तो मुझे ना तो आई ना तो जे ना तो के, किसी की बात नहीं करनी, मुझे बात किसी करनी है। कौन से डायरेक्शन में जा रहे हैं अपन? तो कैप भी किसका लगाऊंगा? ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड भी किसकी डायरेक्शन निकालनी है, इसलिए कैप भी किसका लगाऊंगा? चलिए उतारो बच्चों, कटा है यो या बेटा क्रॉस लगा दिया तो साइन थीटा हट जाता है ना। और यार मैंने ये बताया नहीं, सॉरी बच्चों, हाँ सॉरी, भावना में भेजा था मैं कि ए बी साइन थीटा को ए क्रॉस बी बोलते हैं, इसलिए मैंने इस पूरी टर्म्स को ऐसे अरेंज कर दिया। और एन कैप की जगह आर कैप है क्या बच्चों? लिखने की जरूरत नहीं है। बड़ी उम्मीद करते हो ना तुम, सर अच्छा नहीं लिखते हो, अच्छा नहीं लिखते हो। ये लो, तुम बाद में नहीं उतार सकते बच्चों वीडियो से? नहीं तुम अभी उतारो, समझ में एंड टू एंड आ जाएगा ना। नहीं इन्वर्सली थोड़ी देखा है। कहाँ इन्वर्सली? नहीं केवल साइन थीटा, सिर्फ साइन थीटा क्या? नहीं वो अपन ने सिर्फ मैंने बताया है कि कंपोनेंट लेंगे, नहीं तो लेंगे केवल साइन थीटा। अच्छा सुनो, मैं चेंज कर दूँ? हो ही नहीं सकता ऐसा, पहली बात तो ये यही का यही है, मैंने यही तुम्हें दे दिया, इसमें कोई चेंज नहीं। कोई भी बुक उठाओगे यही लो मिलेगा अपन को ऐसा। हाँ बस तरीका मैं चेंज कर सकता हूँ बताने का, ये तो पेकट था ऐसे नहीं, इससे घर वाले मेरे को ढूंढ ले हुए और बस पकड़ ले हुए कि बदनाम कर दिया। ना बेटा ना, आर ले लिया यूज तो आर का कंपोनेंट नहीं लेंगे। कोस थीटा वायर पे चला जाता है इसलिए साइन थीटा लेंगे। वायर पे करंट मिलेगा, मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलेगा। नहीं तो करंट बोलेगा साले मैंने तेरे को बनाया और तू मेरे ही घर में आ रहा है, ऐसा थोड़ी हो सकता है। स्पीड पे तो नहीं चल रहा ना बच्चों? चलेगा इतनी नॉर्मल स्पीड? मैं तेरे को आ रहा है बेटा समझ में? चेतना, रघु 50 तोला थोड़ा स्पीड में उतारना बच्चों।
उतार लिया सारा? क्या लिखा है मैंने? बायो सावर्त लॉ का अपन एप्लीकेशन करने जा रहे हैं बच्चों, ठीक है? तो कहीं चलना, कंप्लीट कर लो पूरा। इनवर्स स्क्वायर लो, इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो करता है। ग्रेविटेशन, मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोस्टैटिक तीनों इनवर्स स्क्वायर लो को फॉलो कर रहे हैं बच्चों, याद रख लेना। तो यार उतारना बंद कर दिया तो सामने देख लो यार, अब मिटा ही दूंगा मैं। क्या कह रहा है? चल रही है ना ये तो, हैं इतना टाइम मेरे ख्याल से यहाँ उतारने में थोड़ा स्पीड में फिर बने रहोगे। दूसरा, हैंड टू हैंड समझी हुई चीज़ उतार ली जाए ना तो वो कंटेस्ट हो जाती है। घर जाके तुम इसको वीडियो को देखोगे नहीं, सिर्फ उतारने के लिए देखोगे, तो वो चीज़ जो समझी भी है वो भी भूल जाओगे, जो उतार रहे हो फालतू उतार रहे हो, होमवर्क कर रहे हो ऐसे लग रहा है, रोज़ कॉपी चेक करवानी सर से जाके हमने। सुगले बच्चे, हैंड टू हैंड पढ़ के हैंड टू हैंड उतारना, बात खत्म। चले बच्चों आगे। बाय सावर्त लॉ का एप्लीकेशन है बच्चों, पहला एप्लीकेशन है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट करंट कैरिंग वायर। फाइनाइट मतलब परिमित या सीमित, करंट कैरिंग वायर मतलब एक चालक तार। मान लेते हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट लेंथ की वायर है जिसमें करंट कितना बह रहा है, आई, ठीक है बच्चों। यहां से डी डिस्टेंस पर एक पॉइंट है, कौन सा, जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाली। तो मान ले इस पॉइंट की वजह से ये और ये, क्या सब जने अपनी अपनी मैग्नेटिक फील्ड देंगे नहीं देंगे? अरे हाँ या ना? तो मैंने इस पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर, मान लो कितने पर बच्चों, वाई पर, एक चीज ले ली। कल मैंने तुम्हें बताया था इंटीग्रेशन के बारे में या नहीं बताया? मैं तुम्हें यहाँ पर सिखाने जा रहा हूँ बच्चों, इंटीग्रेशन नहीं सिखाऊंगा मैं, इंटीग्रेशन को यूज़ करने सिखाऊंगा फिजिक्स के अंदर। तो इसके लिए मैं तुम्हें बता देता हूँ कि अपन को हमेशा एक चीज़ की ज़रूरत पड़ जाती है जिसका नाम है एलिमेंट्री स्ट्रिप। और एलिमेंट्री स्ट्रिप 3 वजह से ली जाती है, एक्स में, वाई में, जेड में। अधिकतर इसमें और इसमें लेते हैं। अपन किस में ले रहे हैं? तो इसको लिखेंगे डी वाई। इसको किस में लेंगे? इसको। तो ये बोलो समझ में नहीं आया, याद रख लोगे ये चीज़। इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक बता दिया मैंने। मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक एंगल जो ले रहा है वो कितना है, φ1, और यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल ले रहा है वो कितना है, और यहाँ से यहाँ तक जो एंगल बन रहा है उस एंगल को क्या नाम दे दिया मैंने, फाई एंगल दे दिया। और मान लो इस पॉइंट से पी पॉइंट तक मैग्नेटिक फील्ड निकालना, बोलो समझ में आया? इसमें बायो सावर्त लगा रहा हूँ बच्चों। बायो सावर्त का फॉर्मूला कहलाता है बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। बोलो मैंने सही लिखा है क्या? yes, थीटा की वैल्यू रखा था मेरे बच्चे, ये थीटा ले लो। क्या ले लिया मैंने इसको? थीटा।
अब सबकी वैल्यू चाहिए अपन को ना, आई तो आई दिया हुआ बच्चों, डीएल चाहिए, डीएल का मतलब क्या हो जाएगा, डीएल की जगह हो गया डी वाई, थीटा की वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी वैल्यू चाहिए, तो सोचो बच्चों थीटा की वैल्यू ये लेंगे या ये वाली लेंगे, हैं ये वाली, इसको मैं 5 बोल देता हूँ बच्चों, थीटा की वैल्यू तो ये होती है ना बच्चों, यार करंट कैरिंग वायर ये होता था ना कि थीटा, ये नीचे चले जाएगी तो ये हो जाएगा ना पूरा थीटा, तो थीटा तो यही लेंगे ना अपन, अरे समझ में आया, मान लो गाँव वालों टाटा 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 टाटा, ये 5 है तो ये भी 5 हो गया, मैं काम करता हूँ इस डायग्राम में कुछ चेंज नहीं करूँगा, अलग से बुला लो इसको चुपचाप से साइड में, तो इसको साइड में बुलाता हूँ, तो ये कुछ ऐसी वार्तालाप करते हुए पाया गया मेरे साथ, बातें अच्छी खासी करी थी इसने बच्चों मुझसे, इसलिए कुछ कहना नहीं इसको, है ना, छोड़ देना इसको इसी का, बोलो समझ में आया यहाँ तक, मैंने इसका ये पोर्शन बाहर ले लिया क्या बच्चों, क्या ये 5 है तो ये भी 5 होगा क्या, ये कौन सा हो गया, तो टोटल कितना हो गया, बोलो नहीं आया, पक्का, आर की वैल्यू चाहिए मुझे, किसकी वैल्यू चाहिए, आर यही है क्या बच्चे यहाँ से यहाँ तक, अरे हाँ या ना, डी की फॉर्म में चाहिए बच्चों, क्योंकि डी दिया हुआ है, जो गिवन है उसकी फॉर्म में चाहिए होता है, ये डी है और ये क्या है, तुम्हें पता है आर कोस थीटा होता है क्या ये, अगर डी का कंपोनेंट लूंगा ना तो बच्चों मैं तुम्हें आज मैं तुम्हें कुछ और नई चीज़ समझाने जा रहा हूँ बच्चों ना, यहाँ मैं लिख रहा हूँ NOTE नोट, वो भी कितने रुपए का, याद रखना बच्चों कि कंपोनेंट अगर जैसे मान लो यहाँ पर आर है, ये एंगल थीटा है, तो इसको बोलते थे तुम आर कोस थीटा, और इसको बोलते थे, अगर ये थीटा और तुम्हें डी दिया हुआ है तो तुम्हें बताया ये कोस थीटा होता है यहाँ पर, तो कोस का उल्टा सेक थीटा, अरे समझ में आ गया बच्चों, डी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, सेक थीटा, तो डी बराबर सेक थीटा, समझ में आया बच्चों, और अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। डी सेक थीटा। अब एक चीज़ और, अगर ये आर है, अगर ये क्या होता बच्चों, तो इसका कंपोनेंट यहाँ पर क्या होता, आर कोस थीटा होता है क्या, आर की वैल्यू क्या मिलती, मैंने उल्टा कंपोनेंट लेना सिखाया बच्चों इससे तुम्हें, 100 रुपये खर्च हो गए इससे, एक बार और बता देता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ऐसा कहना चाह रहा हूँ कि जहाँ एंगल बनता हुआ कोस थीटा नहीं बनता हुआ, ये तो पता है, अगर ये डी है तो कोस का डिवाइड कर दूंगा क्या यहाँ पर, तो आर की वैल्यू क्या मिल जाएगी, डी अपन कोस मतलब डी सेक, तो यही तो बोला मैंने, डायरेक्ट लिख दिया, कंपोनेंट जहाँ एंगल बनता हुआ कोस थीटा होता है अपन को पता है, एक काम कर सकता हूँ 5 चला ना, 5 में ले लो ताकि और अच्छे समझ में आ जाएगा, टॉपिक से रिलेट कर लोगे तुम, किससे कर लेता हूँ मैं इसको, 5 से कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये क्या है, ये डी, ये क्या है आर, ये एंगल थीटा, इसको क्या लिख देंगे, आर कोस 5, तो डी बराबर अगर आर कोस 5 है तो आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर डी सेक 5 हो जाएगा क्या, इसलिए कह रहा मैंने डायरेक्ट लिख दिया, चलेगा अब तो तुम्हें सबकी वैल्यू मिल गई क्या, इन सबकी वैल्यू तुम्हें इस फॉर्मूले में पुट करनी है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन 90 प्लस 5 डिवाइडेड बाय डी सेक 5 का स्क्वायर, बोलो सही लिखा है क्या सारा मैंने, क्या b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा होता है बच्चों, कोस 5 लिख दिया, नीचे डी स्क्वायर सेक स्क्वायर 5, क्या इसका इंटीग्रेशन किया जा सकता है क्या बच्चों, क्या अपन इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, तुम्हें पता होना चाहिए बच्चों, जो भी बैंगन वाले हैं, बायो वाले मतलब सॉरी, जो भी बायो वाले बच्चे हैं उन सबके लिए खास बात कि इंटीग्रेशन करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है। पहली चीज़ किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है बताओ, अब इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में होता है कैसे पता करते हैं, हाँ पीछे ये लिखा हुआ हो तो किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, ये डी वाई के रिस्पेक्ट में, लेकिन वाई कहीं और दिख रहा है कि इसमें दिख क्या रहा है, तो अपन को y को क्या करना पड़ेगा, या फिर फाई को
बताओ क्या करना चाहोगे? y को 5 में, y को y में, तो मैं y को 5 में करूँगा क्योंकि ऑब्वियस बात है अपन ने यहाँ 5 1 5 2 ले लिया। अरे लिया नहीं लिया, 5 1 और 5 2 है ना। तो मैं y को 5 में चेंज करने जा रहा हूँ। तो तुमने देखना बच्चों, मैंने फिर वो ट्राइंगल उठा लिया जिसमें ये y है, ये d है और ये थीटा है, सॉरी फाई है। अरे यार यही ट्राइंगल ले लिया क्या वापस? ये y यहाँ से यहाँ तक है, dy तो इतना सा है। तो बताओ यहाँ से tan फाई की वैल्यू क्या मिलेगी? क्या y की वैल्यू d tan फाई आ गई क्या? क्या y की वैल्यू 5 में आ गई क्या? लेकिन मुझे y की वैल्यू 5 में नहीं चाहिए, dy की वैल्यू चाहिए। तो बच्चों dy इज इक्वल टू, d कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, 10 का होता है sec स्क्वायर फाई और फाई का d फाई। ये मैथ वालों का आ गया होगा, बायो वालों को नहीं आया होगा, बायो वालों को बिल्कुल नहीं आया होगा। लेकिन मैं समझाऊंगा बच्चों ना, ध्यान से देखना है ना। अगर ये मान लो y बराबर x tan थीटा होता और तुम्हें इसका डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में, तो कैसे करोगे? x को छोड़ दिया और थीटा का करेंगे तो क्या आएगा? अरे समझ में आया क्या? तो यहाँ से dy बराबर क्या x sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा नहीं हो जाएगा? तो मैंने यहाँ पर थीटा की जगह फाई ले लिया। अरे समझ में आ गया अब तो। अब मैं पूरी इक्वेशन में देखो क्या लिखने वाला हूँ बच्चों, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी वाई की वैल्यू क्या होगी पूरी, d sec स्क्वायर फाई डी फाई इंटू में क्या चल रहा है, बटे में क्या चल रहा है, हाय हाय। अरे समझ में आ गया क्या? तो d से d कट गया क्या? तो b बराबर क्या बचा? तो i कोस फाई डी फाई बटे कुछ i डी आई। फिर b इज इक्वल टू म्यू नॉट i अपॉन 4 पाई d बचा है क्या? इंटीग्रेशन में क्या बच रहा है? अब लिमिट लगाने की बारी आ गई बच्चों। यहाँ पर किसकी बारी आ गई? लिमिट लगाने की। तो लिमिट लगानी यहाँ से चालू करेंगे ऊपर तक, तो कितना एंगल बन रहा है? क्योंकि लिमिट में एंगल क्या आएंगे ना बच्चों, कितना एंगल बन रहा है? 5 1। तो क्या आधी वायर ही कवर हुई क्या? मुझे नीचे से चाहिए क्या? मैं इसकी लिमिट जो लिखने वाला हूँ वो तुम्हें समझ में नहीं आई पक्का। मैंने जब मैं तुम्हें इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ाया था तब एक वायर ली थी, उसे -L/2 से +L/2 लिमिट ली थी। बहुत बड़ा वो हुआ था, क्या कहते हैं उसे अपन, नहीं कन्फ्यूजन नहीं, अरे क्या कहते हैं उसे, अरे यार वर्ड याद नहीं आ रहा। डिस्कशन हुआ था बहुत बड़ा वाला, ऑनलाइन क्लास चल रही थी बच्चों, याद है तुम्हें? जब दीपाली समीर ये सब जने थे क्लास में, तब मैंने -L/2 से +L/2 में बहुत कंफ्यूज हो गए थे। तो मैंने सिखाया था कि जब तुम नीचे वाले के भी मुंह लगाओ तो माइनस में उठाओ। बोला आगे समझ में बच्चों? अब कुछ नहीं, सब सिंपल हो जाएगा। 4 पाई डी cos फाई का इंटीग्रेशन sin फाई लिमिट -5 से 5 1। अपर लिमिट पहले लगा दूँ माइनस लोअर लिमिट, अरे हाँ या ना, क्या लगा दिया? लिमिट अप्लाई। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी बराबर बी। तो बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, ये माइनस बाहर आ जाएगा बच्चों। साइन फाई 1 और साइन फाई, ये बायो सावर्त लॉ का मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला ड्राइव हो चुका है बच्चों। इसे कहते हैं बायो सावर्त का फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब अपन क्या लेंगे? सर्कुलर वायर, ठीक है ना बच्चों? लेकिन कल इसके न्यूमेरिकल करेंगे। ये पूरा अच्छे से पढ़ के आना बच्चों, अपन बाकी की चर्चा कल करेंगे।